आज का हम लोग का टॉपिक है लेसन 3 में मुद्रा और साख। आज हम मुद्रा और साख के बारे में आज पढ़ेंगे, जो लेसन 3 है। इकोनॉमिक लेसन 3 आज हम मुद्रा और साख स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक मेरा है कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, ये टॉपिक है मेरा, इस पर चर्चा करते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखें, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौंदर्य की पहचान कर सकते हैं। अब मुद्रा बोले तो पैसा हमारे जीवन में क्या तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। तो ये पैसा है तो मुद्रा से जुड़े पैसा तो हर चीज के लिए हम लोग हाथ बटा सकते हैं, हर जगह पहचान बन सकता है। क्या आप इतनी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा इसके जरिए ये वस्तु खरीदी और बेची जा रही है। ऐसे कुछ लेन देन में ये मुद्रा के बदले सेवा प्रदान की जा रही है। और ऐसा बहुत कुछ देखेंगे कि हम लोग मुद्रा के बदले क्या पैसा दे रहे हैं तो वो हमको सामान दे रहा है, और मुद्रा के बदले सेवा भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। और कभी कभी कुछ हो जाता है कि हम बोल देते हैं कि तुमको ऐसा करो, हम वचन देते हैं कि हम तेरा ये काम कर देंगे। इसी में बोला जा रहा है कि कभी कभी कुछ वादा कर लेते हैं कि ऐसा काम करेंगे, ऐसा होगा, उसी का भुगतान किया जाता है। एक ऐसा वादा कर लेते हैं कि हमारा क्या हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, तुम ये करो, हम तुमको वचन देते हैं कि हम तेरा ये सेवा करेंगे, हम तेरा ऐसा करेंगे, उस तरह का वचन दे दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी ये मुद्रा के जरिए क्यों होता है? कभी हम लोग सोचे कि कुछ भी खरीदने के लिए मुद्रा की जरूरत है, ऐसा क्यों होता है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए करता है। ऐसा बहुत आसान है कि मुद्रा का ही कुछ एक होता है कि मुद्रा है तो क्या तो हम लोग मुद्रा के बदले कुछ खरीदना पसंद कर लेते हैं। एक जूता निर्माता एक उदाहरण देखते हैं। जूता निर्माता वह बाजार में जूता बेच कर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने में करेगा। एक जूता निर्माता का देखते हैं, जूता निर्माण किया, एक फैक्ट्री में जूता निर्माण हुआ। अब जूता निर्माण किया तो जूता वो बेचा तो क्या उसको एक मुफ्त पैसा मिला। वो पैसा से वो अपना गेहूं खरीद सकता। गेहूं भी खरीदा तो गेहूं खरीदने के लिए वो पैसा उसको दिया, तब वो गेहूं उतना दिया। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितना कठिन होता। अगर सोचने वाली बात है कि जूता निर्माता क्या करता है कि सीधा गेहूं वाला पास जाता है, बोलता है कि अब ये जूता रखिए, अब हमको गेहूं दीजिए। अब गेहूं वाला का जूता जरूरत रहेगा तब ना वो जूता लेगा। उसको तो जूता जरूरत है ना, उसको तो पैसा जरूरत है, तो पैसा ही लेगा। उसे गेहूं उगाने वालों ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि साथ ही जूते भी खरीदना चाहता है। और उसके ऐसा आदमी को ढूंढना पड़ता है कि वो गेहूं भी बेच रहा है, उसको जूता का जरूरत है, उसको ऐसा आदमी को ढूंढना पड़ता है कि तो जूता बेच के पैसा ले लिया, पैसा दे गया तो पैसा से वो जाके गेहूं खरीद लिया। अतः दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजों खरीदने और बेचने में सहमति रखते हैं। और दोनों जब एक दूसरे से सहमत रहेगा कि हाँ ठीक है, आप हमको जूता दीजिए, हम आपको गेहूं दे रहे हैं, सहमत रहेंगे तब ना। अब आए हम उसको बोलेंगे कि आप जूता ले लीजिए, आप हमको गेहूं दे दीजिए, पर उसको जूता का जरूरत नहीं है, उसको पैसा का जरूरत, वो जूता तो देगा नहीं, वो तो गेहूं देगा नहीं। वो तो बोलेगा कि नहीं हमको पैसा दीजिए, आप गेहूं लीजिए। उसे पैसा की जरूरत है, उस पैसा से वो कुछ और खरीदना चाहता है।
आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। और इसको क्या, तो इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, वहां आवश्यकता का दोहरा संयोग का होना अनिवार्य वैशिष्ट है। और क्या बोला जा रहा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मन के मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मन को रखे कि हाँ तुम जूता दो, हम जूता रखेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, दोहरा संयोग। जो आवश्यकता दोहरा संयोग के अनिवार्य होता है, जो दोहरा संयोग का अनिवार्य होता है। इसकी तुलना में एक अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देते हैं। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरत नहीं ही रह जाता है कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल जूते खरीदे बल्कि साथ ही साथ गेहूं भी बेचे। अब मुद्रा भाई है, मुद्रा से क्या, तो मुद्रा से तब किसान को ऐसा नहीं ढूंढना पड़ेगा कि जाके के जूता जो जूता जरूरत हो वैसा किसान को ढूंढे। अब पैसा आ गया तो किसी को भी हम जूता अपना दे के उससे पैसा ले सकते हैं। अब पैसा लेके हम कोई गेहूं लाके पास जाके गेहूं खरीद सकते हैं। ऐसा तो बहुत उपाय मिल गया। पैसा आने के बाद उसे केवल अपने जूते के लिए एक खरीदारी ढूंढना पड़ेगा, और उसे क्या, तो हमें जूता बेचने के लिए ढूंढना पड़ेगा कि हमें जूता कोई ले लो। ऐसा थोड़ा उसे जूता भी बेचो और खरीदे लो, ऐसा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बार उसने जूता मुद्रा के बदले लिए ये तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। और एक बार वो जूता बेच देता है तो वो बाजार में कोई भी वस्तु खरीद सकता है, कुछ भी वो मुद्रा से वो अपना खरीद सकता है। ऐसा थोड़ा है कि वो जूता बदले देगा तभी लेगा, जूता बेच दिया तो पैसा आ गया तो पैसा से वो कुछ भी खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में माध्यम का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। और इसे क्या, तो विनिमय का माध्यम कहा जाता है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ, जो दोनों क्वेश्चन आंसर का आंसर ये यहाँ से लेके मुद्रा विनिमय का एक माध्यम से लेके इस टॉपिक में ही पूरा आंसर मिल जाएगा। ये दोनों का आंसर बनाना है, अब एक नोट्स कॉपी बनाना है जिसमें इसका आंसर लिखा हुआ रहेगा। अब इसका आगे दिया हुआ है मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि ये मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन एवं विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन में पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, और हमने लेते हैं कि लेन देन की विनिमय में के माध्यम में मुद्रा बन गया। पहले का क्या, तो पहले सोना का सिक्का के बदले तुम ये काम करो, हम तुमको एक 10 ठो सोना सिक्का देंगे। पहले राजा में क्या बोला करता था, पहले का मुद्रा जब नहीं था, पैसा नहीं था तो बोला जाता था। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत उदाहरण के लेते हैं, प्रारंभिक मतलब बहुत पहले के काल में, मतलब बहुत पहले भारतीय अनाज लेने के लिए क्या तो करते थे, मुद्रा का रूप में सिक्का, सोना का सिक्का का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुओं के सिक्के का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। और इसके बाद क्या, तो सोना चांदी का एक सिक्का बना, सोना चांदी सिक्का बन के इसका चलन क्या, तो अभी बहुत सदी तक इसका ही रूप रहा, सोना दो और अनाज लो। अब आया करेंसी। देखते करेंसी क्या है। मुद्रा के आधुनिक रूप में एक करेंसी कागज के नोट और सिक्कों शामिल है। और करेंसी क्या है, तो एक कागज का नोट जो पैसा हो गया, और सिक्का जो रुपया 10 का सिक्का, 1 का सिक्का, इस तरह का सिक्का हो गया। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अब वे चीज क्या, तो वे एक ऐसा चीज है जो कि ना सोना से, ना चांदी से, ना कोई तांबा से बना हुआ था, वो कुछ मेटल से ही बना हुआ एक सिक्का के रूप में आया। अनाज और पशु की तरह वे रोजमर्रा की चीजें
चीजें भी नहीं ही है। आधुनिक मुद्रा के इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। और फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसे किसी देश की सरकार इसे प्राकृतिक प्राधिकृत करती है। ऐसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? क्योंकि हमारे देश की सरकार जो है इसे प्राकृतिक करती है, इसे ही स्वीकार करती है कि ये ऐसा ही कानून बना चुकी है सरकार कि ये पैसा लो, ये ऐसा लेन देन करो। हमारी सरकार के का ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा नियम बना हुआ है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारत में कौन नोट जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, बैंकों का बैंक, वो जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। अब भारतीय कानून के अनुसार किसी को भी मुद्रा जारी करने का ये नहीं है कि कोई भी पैसा बना लिया। ये अधिकार किसको है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक को ये अधिकार है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदा में अदायगी के लिए ये मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानून तौर पर रुपए में अदायगी को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपए व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जा सकता है। और क्या बोला जा रहा है कि भारत में जो है ऐसा नहीं किया जा सकता है कि हम नोट लिए, नोट का जेरॉक्स बना के उसको चला लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा एक नियम नहीं बनाया गया। ऐसा नियम बनाया गया है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निकला हुआ जो करेंसी होगा, जो नोट बनेगा, वही नोट को चलाया जाएगा। एक नोट बनाया गया है कि यही नोट चल सकता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने से ही खुद से ही कुछ बना लें। ऐसा नियम का अनुपालन नहीं किया जा सकता है। अब बोला गया है कि बैंकों में निरपेक्ष टॉपिक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। लोग मुद्रा बैंकों में निरपेक्ष के रूप में भी ही रखते हैं। किसी समय पर लोग को रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। अब लोगों को बैंक में क्या, तो एक बैंक को खोलवा लिए, बैंक अकाउंट खोलवा लिए और उसमें कुछ पैसा रख लिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना अपना हाथ में रखें और वो बाकी सब बैंक में रख लिए। उदाहरण के लिए एक महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूर के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद को क्या करते हैं, वे इसे बैंक में अपने नाम के खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक में जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी ही देते हैं। और क्या करते हैं कि बैंक में एक जो महीना में एक वेतन कमाने वाला है, जो महीना में के पहला दिन ही उसको वेतन मिलता है, पैसा मिलता है उसको। जो अब मिला उसको, एक मजदूर को मिला, मानते एक मजदूर को 8,000 रुपये मिला। अब 8,000 रुपये मिला और उसका पर घर 5,000 रुपये उसका घर चल जाएगा। तो 3,000 रुपये जो बच रहा है, 3,000 रुपये बचा तो उसको बैंक में जाके रख दिया। वो बैंक में क्या रखने के बाद क्या हुआ, तो उसमें कुछ सूद भी मिलता है। बैंक में रखने के बाद कुछ सूद भी कुछ भी पैसा और बढ़ जाता है। जैसे 3,000 रखे तो एक साल में क्या हो जाता है, तो कुछ % उसका बढ़ जाता है। यही बोलना चाह रहा है कि सूद भी देते हैं बैंक। इसी तरह लोगों का धन बैंक के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। तो लोग को अपने आवश्यकता के अनुसार इससे धन निकालने एक सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खाते में जमा धन को वो मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। और वो जमा करने के बाद जमा तो कर दिए, वो 3,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। अब वो हमको 5,000 रुपये रखे थे, 5,000 रुपये में खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद हमको और आवश्यकता है उस पैसा का, तो वो पैसा हम जाके और बैंक से निकाल सकते हैं। ऐसा वहां भी ऐसा भी उपाय रहता है, ऐसा भी सुविधा हम लोग को दिया जाता है बैंक में। इस सुविधा को क्या कहा जाता है, तो जमा का, इसलिए इसे जमा को मांग जमा कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, मांग जमा कहा भी जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा के विनिमय का माध्यम मुद्रा
महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करते हैं। अपने नकद की बजाय चेक के भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक के भुगतान के लिए भुगतान करता है जिसे किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के एक खाते में चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अब बैंक का एक ऐसा दिलचस्पी मामला है कि एक चेक बुक देता है बैंक, एक तो पासबुक देता है, एक एटीएम देता है और उसके अलावा एक चेक बुक भी देता है। जो कि चेक बुक क्या रहता है कि जैसे किसी कोई बीमार है घर पर, उसका नाम पे अकाउंट मेरा खुला हुआ है, तो क्या करेगा अपना चेक पर साइन लिख देगा, साइन मार देगा और अमाउंट लिख देगा कि इतना अमाउंट जाकर निकाल लो, इस बैंक में जाके दो ये चेक, और ये चेक दे देता है। ऐसा चेक पे भेजा जा सकता है, उसे मुद्रा प्राप्त हो जाता है। ये एक दिलचस्पी मामला है। यहाँ तो देखिए जो चित्र दिखाया गया है वो एक चेक का चित्र दिखाया गया है। ये चित्र में एक चेक का चित्र इस तरह ही का होता है। अपना नाम डालिए, जितना पैसा डालना है, अपना अकाउंट नंबर, फिर पैसा सब डाल के अपना वो चेक को भर के अपना किसी को हम दे देते हैं, तो कोई भी आदमी जाके हम बैंक से चेक निकाल सकता है, वो पैसा निकाल सकता है जितना पैसा चेक में लिखा हो रहेगा। एक इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में ये मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद के इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमा को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर का भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझा जा सकता है। और इस तरह का क्या, तो इस तरह का हम लोग चेक देने के बाद जो बैंक जाने के हमारे पास बैंक नहीं जाएंगे, अब किसी को हम ये चेक दे भी देते हैं तो वो उसके भी मुद्रा समझा जा सकता है, उसे भी मुद्रा बोल सकते हैं कि ये भी एक मुद्रा है, ये चेक भी एक पैसा का काम कर रहा है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंक के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा में भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली के कार्य प्रणाली में बहुत करीब इनसे जुड़े हुए हैं। ये जो चेक होता है बैंक का, ये बैंक से ये बहुत ही जुड़ा हुआ रहता है, ये बैंक से बहुत करीब मामले में जुड़ा हुआ है ये चेक। अब यहाँ पे फिर 3 क्वेश्चन आया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन अब यहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ये मुद्रा के आधुनिक रूप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करने के बाद ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन का आंसर भी नोट्स कॉपी में होना चाहिए, नोट्स कॉपी में उतारना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आया मेरा बैंकों के ऋण ने संबंधी गतिविधियां। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो बैंक में जो ऋण होता है उसे संबंधित गतिविधियां, उसे क्या क्या गतिविधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और ये अब हम बैंक की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खाता में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। अब ये भी बात है, ये भी एक बात सोचने का है कि अब बैंक में हम जाके बहुत कुछ बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा, तो बैंक पैसा वो क्या करता है, वो पैसा को क्या करता है, उतना पैसा रख के क्या कर रहा है बैंक, उसका देखते हैं क्या करता है। ये एक दिलचस्प विधि काम कर रही है। बैंक जमा कर रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक क्या कर रहा है कि इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो अपना जो बैंक के पास जो पैसा आया, एक दिन में जितना पैसा है वो 15% वो अपना पास नगद रखता है, बाकी सब पैसा क्या करता है तो आगे पढ़ते हुए देखते हैं आगे पैसा क्या कर रहा है। इसे किसी एक दिन में जमा करता द्वारा धन निकालने की संभावना को वो देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमा करता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद में आराम से चल जाता है। वो 15% जो बैंक में रखा, जो 15% रखा, तो एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि जितना सब कुछ जमा किया एक दिन में सब पहुंच जाएगा, जबकि हमको पैसा दो बैंक के पास आया, आज 4 आदमी जमा किया तो आया 5 आदमी निकालने, कोई दूसरा आया निकालने, ऐसा ही आएगा। तो उसे जो 15% रखता है उसे वो जमाकर्ता को पैसा देने का भुगतान कर पाता है।
और वो बाकी जो 85% को क्या करता है वो अब आगे देखते हैं। बैंक जमा राशि के एक खाले बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी जो 85% था उसको क्या तो करता है, तो ऋण देने का काम करता है, किसी को कर्जा देने का काम करता है। कोई जैसे लाचार है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको कर्जा देने का काम करता है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंड में और पढ़ेंगे। और इसका आगे आने वाला जो खंड है उसके बारे में और अच्छा से पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि का जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्य स्थान का काम करते हैं। क्या करता है कि बैंक जिसको पास पैसा का कमी है, जिसको पैसा चाहिए, उसको क्या करते हैं, तो कर्जदार का काम करते हैं। वो कर्जा देने का वो काम करता है बैंक। जो 15% ने वो अपने पास रखा था, बाकी 85% क्या करता है कि लोग को कर्जा देने का काम करता है। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं, उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। और जहां हम जमा किए तो बैंक हमको 2% हमको जमा करने के बाद 2% पे सूद पे बढ़ाता है। पर हम बैंक से कर्जा जब ले लेते हैं तो हमको क्या है, तो उसे थोड़ा और ज्यादा, जैसे हम 2% बैंक बढ़ा रहा है तो और हमारा 5% पर वो ब्याज लेगा, 5% अधिक हो ऐसा लेता है, ऐसा काम करता है। कर्जदार से लिए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। और क्या, तो कर्जदार को जो कर्जा दिया, कर्जा देने के बाद जो ऋण बचा, और कर्जा देने के बाद जो ऋण बचा और जो हम लोग जमा किए उसके बाद भी जो बैंक कुछ हमारा पैसा बढ़ाया, और हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो वो भी कुछ हमसे ज्यादा, जैसे 2000 रुपया बैंक से लिए तो बैंक हमसे 2000 रुपया नहीं लेता है, बैंक हमसे 2200 रुपया लेता है, तो 2200 रुपया ज्यादा लिया। पर हम बैंक में 2000 रुपया जमा करते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, बैंक हमारा बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है, 100 रुपया बढ़ाता है। तो 100 रुपया जो बचा वो क्या होता है, तो बैंक का वो खुद का पैसा हो जाता है, वो बैंक का अपना बैंक में रख लेता है। और बैंक रख के क्या करता है, तो बैंक में जो काम कर रहा है बाकी सबको वो अपना खर्चा देता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि साख की दो विभिन्न स्थितियां। अब हम लोग कर्जा लेने के बाद क्या होता है, ऐसा 2 स्थिति में हम लोग बताया गया, तो उसको पढ़ते हैं। हमारे रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी के रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवा मुहैया करता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। और क्या करता है, तो एक साहूकार, मतलब एक साहूकार है जो पैसा लेन देन काम करता है, वो पैसा देता है, पैसा लेता है और एक ऐसा वादा करता है कि आप हमको इस डेट पे पैसा दे दीजिएगा, ऐसा वादा करता है। अब हम निम्नलिखित 2 उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका। अब हम लोग का 2 उदाहरण दिया हुआ, उसको देखते हैं कि ऋण का क्या भूमिका होता है। त्योहार का जब एक आया, त्योहार का मौसम आया तो उस टाइम ऋण लिया है, तो देखते हैं क्या किया। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है, और अब से क्या, तो 2 महीने के बाद एक त्योहार का मौसम है। और जूता निर्माता सलीम, इनके पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़े जूते की मांग आती है। एक जूता निर्माता सलीम एक नाम है जो जूता का निर्माण करता हुआ है। और शहर से 3000 जोड़ा जूता बनाने का उसे ऑर्डर आता है कि 3000 जूता बनाओ, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना रहता है। और उसे क्या 1 महीने के अंदर पूरा करना पड़ता है। उत्पादन के एक काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इस सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम को स्रोतों से ऋण लेता है। और क्या बोल रहा है कि अब उसे कुछ मजदूर का इतना जल्दी में कोई 3000 जोड़ा जूता मांगाएगा,
तो उसको मजदूर का भी जरूरत पड़ेगा, चिपकाने का लिए भी कुछ मजदूर चाहिए, कुछ सिलाई बिनाई के लिए मजदूर चाहिए, जूता सिलाई बिनाई के लिए। तो उससे क्या है, तो सलीम एक ऋण लेता है, एक उधार लेता है किसी से, उधार लेता है। पहला वो चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है। पहला ऋण क्या लेता है कि बोलता है कि चमड़ा व्यापारी, जो चमड़ा जूता बनाने के लिए चमड़ा का तो आवश्यकता होगा, तो चमड़ा जो जिससे वो चमड़ा खरीदता है उसको बोलता है कि अब हमें चमड़ा दीजिए, ऐसा प्रस्ताव रखता है। अब बाद में भुगतान करने का वादा करता है, उसका पैसा जो होता है उसके बाद में भुगतान करने का पैसा करता है। दूसरा, वह बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है और तथा महीने खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। और क्या है, तो अब जिससे ऑर्डर लिया वो सलीम जो था, सलीम जो ऑर्डर दिया जूता वाला को, तो उससे क्या, तो 1000 जूता का वो पैसा बोलता है कि 1000 जूता का पैसा दे दीजिए और बाकी 2000 जूता का पैसा बाद दीजिएगा, और ये जूता आपका 1 महीने के अंदर आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ऑर्डर का पहले पैसा ले लिया, ऑर्डर लिया तो महीने के आखिरी में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन अदाय भी कर देता है। और क्या, तो वो उधार जो सबसे उधार बाकी लिया था वो उधार बाकी भी दे दिया और वो पूरा अपना ऑर्डर भी पूरा कर देता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि एक और उधार लेता है। सलीम उत्पादन के लिए ये सिर्फ पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पाद के कार्यविधि खर्चे और तथा उत्पाद को समय पर पूरा करने की ये मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करती है। और सलीम को क्या, तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका देती है कि उसे कर्जा लेने के बाद उसे आगे बढ़ने का उसे और मौका दिया, उसे और आगे बढ़ाया ऋण लेने के बाद। अब स्थान की समस्या, अब एक और स्टोरी है। एक छोटे किसान स्वप्ना अपने 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह उस उम्मीद पर फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। ये खेती के खर्चों के लिए ये साहूकार को ऋण देती है। फसल पर कीटनाशक के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने पर असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले इस साल स्वप्न खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज लेकर फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन को कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाता है। और क्या यहाँ पे ये स्टोरी में क्या था कि पहला स्टोरी में हम पढ़े तो क्या था कि वो कर्जा लेने के बाद वो आगे बढ़ गया, पर जब सपना जो कर्जा लेने के बाद क्या हो जाती है, फंस जाती है। कर्जा लेने के बाद वो खेती करने के बाद क्या हुआ, तो उसका जो खेती करने के बाद उसका जो पेड़ पौधा जो हुआ उसे कीड़ा मकोड़ा, उसे जो धान उनका खेती होती की उस पर महंगा कीटनाशक का दवाई छिड़की थी, परंतु जो दवाई छिड़की तो दवाई का असर नहीं हुआ, कीड़ा लग गया। कीड़ा लगने के कारण क्या हुआ, तो उसका खेती बर्बाद हो गया। खेती बर्बाद होने के कारण क्या हुआ, तो उसके पैसा का रकम पूरा नहीं हो पाया। पैसा नहीं हो पाया तो वो जो कर्जा ली उसको पूरा नहीं कर पाए। फिर अगर वो साल का अंत में वो कर्जा इतना बड़ा रकम बन गया कि वो उसे पूरा नहीं कर पाए। फिर अगले साल वो बारिश का मौसम आया, फिर वो कर्जा लेती है। और कर्जा लेती है तो क्या करती है कि वो अपना जमीन को गिरवी पर रख देती है, वो अपना आधा जमीन बेच देती है। अब वो स्टार्ट किया तो क्या, जो फसल करती है, फसल में उसका पूरा इनकम नहीं होता है, उतना उसका इनकम नहीं होता है कि
इस साल का भी कर्जा जो लिया, उस साल का भी कर्जा और अगले साल का भी कर्जा, दोनों मिला कि वो कर्जा साहूकार को वो वापस कर सकता ही है। उसका इतना कर्जा नहीं हुआ और वो क्या करती है, तो अपना घर का कुछ हिस्सा जमीन बेचकर वो पूरा करती है। और वो क्या, तो पहला में क्या हुआ था कि कर्जा लेने के बाद वो आगे बढ़ा, पर इसमें क्या हुआ, ये कर्जा लेने के बाद फंस गए। ये कर्जा लेने के बाद ये फंस गए, अपना और परिस्थिति को और गंभीर कर लिया, अपना रोजगार में और ये गंभीर तरह से फंस गई थी कर्ज लेके। परंतु पहला टॉपिक में जो पढ़े थे त्योहार का मौसम, उसमें क्या हुआ था कि कर्जा लेके वो और थोड़ा आगे बढ़ा, पर इसमें कर्जा लेके आगे नहीं बढ़ पाई। अब आगे हम पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में साग की ये मुख्य ये मांग फसल उगाने के लिए ये होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली उपकरणों की समस्या इत्यादि पर काफी खर्च होती है। इन आगतों को खरीदने की फसल को इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर पर किसान ऋतु में आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की यह अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। क्या बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो फसल होता है, फसल की वो फसल में वो फंस गई थी और 3-4 महीना लग जाता है। वो बारिश का मौसम का वेट की, बारिश आने का वेट करती है। उधार लास्ट में क्या हुआ कि उधार की आदती मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। उधार का जो होता है वो खेत पर निर्भर करता है कि फसल कैसा हुआ है, उस पर वो निर्भर करता है। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की आबादी असंभव हो जाती है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ऋण ने स्वप्न की कमाई को बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति बेहतर कर दी थी। और ऋण लेने के बाद वो क्या हुआ कि उसकी स्थिति बढ़ने के अलावा उसका स्थिति और डगमग कर दिया था, उसका स्थिति और खराब कर दिया था। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। आम भाषा में क्या कहा जाता है कि कर्ज जाल, ये कर्ज जाल में फंस गई थी। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। और इस मामले में कर्जा ऐसा परिस्थिति में ढकेल देता है, ऐसा स्थिति में ले आता है कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ने में सहायता करता है, जिसे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देती है। सपना को कर्ज उतारने के लिए अपने जमीन का एक हिस्सा बेचना, उसकी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई। ऋण उपयोग हो गए या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने के लिए प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण की शर्तें, अब ऋण की शर्तें हैं जो कि वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या बोला गया कि सपना तो ऋण ली, और ऋण लेने के बाद क्या हुआ कि उसका ऋण ले लिया, ऋण लेने के बाद वो बुरी तरह फंस गई। वो ऐसा फंस गई कि उस ऋण कर्जा से निकलना बहुत मुश्किल स्थिति में आ गया। और दूसरी तरफ से वो क्या हुआ कि वो भी कर्ज लिया, ये भी भगवान भी कर्ज लिया, त्योहार का मौसम के टाइम वो भी कर्ज लिया। वो कर्ज लेने के बाद क्या हुआ कि वो कर्ज लेने के बाद सफल हुआ, वो बहुत आगे बढ़ गया कर्ज लेने के बाद। परंतु वो सपना जब कर्जा ली तो वो कर्जा में पूरा बुरी तरह फंस गई और वो कर्जा पूरा नहीं कर पाई। वो कर्जा के अपना थोड़ा जमीन बेचना पड़ गया। पर पहला टॉपिक में जो था कि ये त्योहार का मौसम, उस पे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उससे और प्रॉफिट हुआ था। पर सपना को बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कर्जा एक तरह से आगे बढ़ा सकता है और कर्जा एक तरह से नीचे भी ला सकता है। इसलिए दोनों परिस्थिति में कर्जा एक तरह से अच्छा हो सकता है तो एक तरह से खराब भी हो सकता है। अब ये इसका बात का टॉपिक है ऋण की शर्तें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ 3 जो क्वेश्चन आंसर है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, जो
नहीं बनेगा वो सर से पूछेगा। तीन क्वेश्चन आंसर यहाँ, 3 और 2, 3 3 6 7 8 क्वेश्चन आंसर आपका होमवर्क रहा। 8 क्वेश्चन आंसर को पूरा करना है। अब इसको शुरू से लेके अंत तक पढ़ना है। अंत तक पढ़ने के बाद जितना A1 वर्ड क्वेश्चन आंसर निकलेगा सबको अपने कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद उसे लर्न करना है। हर क्वेश्चन को लर्न होना चाहिए और सब क्वेश्चन को बना हुआ, ये 8 क्वेश्चन कंपल्सरी है कि बना हुआ रहना चाहिए आपकी कॉपी में। थैंक यू।